Hello everyone, online classes, class 10th, subject science, chapter 15, part 2. From the energy flow diagram, figure 15.4, two things become clear. Firstly, the flow of energy is unidirectional. The energy that is captured by the autotrophs does not revert back to the solar input, and the energy which passes to the herbivorous does not come back to autotrophs as it moves progressively toward the various trophic level. It is no longer available to the previous level. Secondly, the energy available at each trophic level gets diminished progressively due to loss of energy at each level. ऊर्जा प्रवाह का चित्र 15.4 से दो बात स्पष्ट होता है। पहली, ऊर्जा का प्रभाव एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है, तथा शाकाहारी को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती है। जैसे यह विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है, अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है। दूसरे, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। Another interesting aspect of food chain is how transferring some harmful chemical enter our bodies through the food chain. You have read in class 9 how water get polluted. One of the reason is the use of several pesticides and other chemical to protect our crop from disease and pest. These chemicals are either washed down into the soil or into the water bodies. From the soil, these are absorbed by the plant along with water and minerals, and from the water bodies, these are taken up by aquatic plant. अब आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार से होता है। इसका कारण यह है कि विभिन्न फसलों का रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए पीड़कनाशक एवं रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करना होता है। यह रसायन बहकर मिट्टी में अथवा जल स्रोत में चले जाते हैं। मिट्टी से उन पदार्थों का पौधों द्वारा जल एवं खनिजों के साथ साथ अवशोषण हो जाता है तथा जलाशयों में यह जलीय पौधे एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। यह केवल एक तरीका है जिसमें आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। अब देखिए, सनलाइट प्रोड्यूसर्स हर्बिवोरस, carnivorous, top carnivorous, okay, and animals. This is one of the ways in which they enter the food chain. As these chemicals are not degradable, they get accumulated progressively at each trophic level. As human beings occupy the top level in any food chain, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our body. This phenomenon is known as biological magnification. This is the reason why our food grains such as wheat and rice, vegetables and fruits, and even meat contain varying amounts of pesticide residues. They cannot always be removed by washing or other means. तथा जलाशयों में यह जलीय पौधे एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। यह केवल एक तरीका है जिससे वह आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वह पदार्थ अजैव निम्नलिखित है। यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित
होते जाते हैं, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है। अतः हमारे शरीर में यह एक रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न गेहूँ तथा चावल, सब्जी, फल तथा मांस में पीड़क रसायन के अवशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। उन्हें पानी से धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता है। हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट? हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट अस and our activities change the environment around us. We have already seen in class 9th how our activities pollute the environment. In this chapter we shall be looking at two of the environment problems in detail, that is depletion of the ozone layer and waste disposal. हम सब पर्यावरण का समेकित भाग है। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप गतिविधियाँ हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। कक्षा 9th में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस भाग में हम पर्यावरण संबंधित दो समस्याओं के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे: ओजोन परत का अपक्षय तथा अपशिष्ट निपटान। ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लेटेड। ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है। ओजोन इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 atoms of oxygen, while oxygen, which we normally refer to as oxygen, is essential for all aerobic form of life. Ozone is a deadly poison. However, at the higher level of the atmosphere, ozone performs an essential function. It shields the surface of the earth from ultraviolet radiation from the sun. This radiation is highly damaging to organisms. For example, it is now to cause skin cancer in human being. अब ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनते हैं, जबकि सामान्य ऑक्सीजन, जिसके विषय में हम प्रायः चर्चा करते हैं, वह अणु के 2 परमाणु होते हैं। जहां ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायविक जीवों के लिए आवश्यक है, वही ओजोन एक घातक विषय, परंतु वायुमंडल के ऊपर स्तर पर ओजोन एक आवश्यक प्रकाश संपादित करता है। यह सूर्य में आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। उदाहरणार्थ, यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करता है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर began to drop sharply in the 1980s. This decrease has been linked by synthetic chemicals like chlorofluorocarbons, which are used as refrigerants and in fire extinguisher. In 1987, the United Nations Environment Programme succeeded in forging an arrangement to freeze CFC production at 1986 level. It is now mandatory for all the manufacturing companies to make CFC free refrigerators throughout the world. अब 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित रसायनों का इसका मुख्य कारक माना गया है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, शीतलन तथा एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति बना कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर के सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं। ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर is a product of ultraviolet radiation acting on oxygen molecules. The higher energy ultraviolet radiation split apart some molecule oxygen into free oxygen atoms. These atoms then combine with the molecular
oxygen to form ozone as so। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के यह स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं, जैसा कि समीकरण में दर्शाया गया है। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। कचरा प्रबंधन। In our daily activities we generate a lot of material that are thrown away. What are some of these waste material? What happens after we throw them away? Let's perform an activity to find answer to this question. अपनी दैनिक गतिविधियों में हम बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है। इनमें से अपशिष्ट पदार्थ क्या है? जब हम उन्हें फेंक देते हैं तो इनका क्या होता है? आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए निम्न क्रियाकलाप करते हैं। We have seen in the chapter on life process that the food we eat is digested by various enzymes in our body. Have you ever wondered why the some enzyme does not break down everything we eat? Enzymes are specific in their action. Specific enzymes are needed for the breaking down of a particular substance. That is why we will not get any energy if we try to eat coal. Because of this, many human-made materials like plastics will not be broken down by the action of bacteria or our saprophytes. These materials will be attacked often by physical processes like heat and pressure, but under the ambient conditions found in our environment, these persist for a long time. हमने जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा है कि हमारे द्वारा खाया गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों को पाचन क्यों नहीं करता है? एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष प्रकार के पदार्थ का पाचन अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवों द्वारा नहीं हो सकता है। इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण से बने रहते हैं। Substances that are broken down by biological process are said to be biodegradable. How many of the substances you worried were biodegradable? Substances that are not broken down in this manner are said to be non-biodegradable. These substances might be inert and simply persist in the environment for a long time or might harm the various member of the ecosystem. वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। आपके द्वारा दबाए गए पदार्थों में से कितने जैव निम्नीकरणीय थे? वह पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते हैं अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। Visit any town or cities and we are sure to find heaps of garbage all over the place. Visit any place of tourist interest and we are sure to find the place littered with empty food wrapper. In the earlier classes we have talked about this problem of dealing with the garbage that we generate. Let us now look at the problem a bit more deeply.
किसी भी नगर एवं कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे की ढेर दिखाई देते हैं। किसी पर्यटन स्थल पर जाइए, हमें विश्वास है कि वहाँ पर बड़ी मात्रा पे खाद्य पदार्थों की खाली थैलियाँ इधर उधर फैली हुई दिख जाएंगी। पिछले कक्षाओं में हमने स्वयं द्वारा उत्पादित इस कचरे को से निपटान के उपायों के बारे में चर्चा किए थे। आइए इस समस्या पर अधिक गंभीरता से ध्यान देते हैं। Improvements in our lifestyle have resulted in greater amounts of waste material generation. Changes in attitudes also have a role of play. With more and more things we use becoming disposable. Changes in packaging have resulted in much of our waste becoming non-biodegradable. What do you think will be the impact of this on our environment? हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारी अभिवृद्धि में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है। हम प्रयोजित निवर्तनीय वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं। पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव से अजैव नवीकरणीय वस्तुओं भी कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आपके विचार में इन सब को हमारे पर्यावरण से क्या प्रभाव पड़ता है? थिंक इट ओवर, इस पर विचार कीजिए आप। डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन्स, रेलगाड़ियों में प्रयुक्त कप। इफ़ यू आस्क your parents, they will probably remember a time when tea in trains was served in plastic glasses which had to be returned to the vendor. The introduction of disposable cups was held as a step forward for reason of hygiene. No one at that time perhaps thought about the impact caused by the disposal of millions of these cups on a daily basis. Some time back, cooler that is disposable cups made of clay were suggested as an alternative, but a little thought showed that making these cooler on a large scale would result in the loss of the fertile topsoil. Now disposable paper cups are being used. What do you think are the advantages of disposable paper cups over disposable plastic cup? यदि आपने अपने माता पिता से पूछेंगे तो संभवतः यह याद होगा कि रेलगाड़ियों में चाय कांच के गिलासों में दी जाती थी पहले, जो चाय वाले को वापस कर दिए जाते थे। फिर डिस्पोजेबल कप एवं गिलास का उपयोग में इस आधार पर बढ़ावा मिला कि वह स्वच्छ एवं स्वस्थकर हैं। उस समय किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग किए जाने वाले इन कपों का क्या समाघात होगा। कुछ समय पूर्व कुल्हड़ मिट्टी के पात्र विकल्प के रूप में लाए गए, परंतु इस पर विचार नहीं किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने के लिए कितने उर्वरक मिट्टी का उपयोग होगा। अब कागज़ के डिस्पोजेबल कप का इस्तेमाल हो रहा है। आपके विचार में डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप का अपेक्षा कागज़ के डिस्पोजेबल कप का इस्तेमाल के क्या लाभ हैं? थैंक यू।